भारत की तरफ से एक आदमी बैल को लेकर दरवाज़ा नॉक कर रहा है। मतलब वो भारत ये बताना चाह रहा है कि हम भी इस एलिट क्लब में आना चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री ये शो कर रहा था कि भारत एलिट क्लब में कभी आ ही नहीं सकता। वो पाकिस्तान का रडार जो उन्होंने चाइना से लिया था वो पकड़ नहीं सका, डिटेक्ट नहीं कर सका। इसकी भारी बेइज्जती पाकिस्तान और चाइना दोनों महसूस कर रहे थे। कितने समय तक ये चर्चा का विषय था, टीवी पे, अखबार में इस पे चर्चा होता था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। ओके बॉस, जैसा कि थंबनेल के टाइटल को देखकर आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। जी हाँ, मैं आज चर्चा करने वाला हूँ कि क्या हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत सुपर पावर बन सकता है? बन सकता है तो उसकी कितनी संभावनाएं हैं? इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, वीडियो देख के अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई सुझाव देना चाहते हैं या कि अपने पसंद के किसी टॉपिक पर मेरे से आप चर्चा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे ज़रूर से बताइए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आज बहुत सारा देश उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में अगर आप नज़र घुमा के देखेंगे तो बड़े से बड़े सुपर पावर देश, शक्तिशाली देश, पैसे वाले देश, तरक्की पसंद देश आज के डेट में संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमारा भारत कहाँ स्टैंड करता है? क्या हमारे भारत के पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में ये सुपर पावर बन सकता हो? तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी देश को सुपर पावर बनने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? मेरे समझ से ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसका एजुकेशन सेक्टर बेहतर होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर बेहतर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, डिफेंस बेहतर होना चाहिए, इकोनॉमिक बेहतर होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी बेहतर होना चाहिए। इस तरह से ऐसी कई बातें हैं जो किसी देश को सुपर पावर बनाने में हेल्प करता है। लेकिन मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर किसी देश का मजबूत हो, सुदृढ़ हो, तो उस देश की संभावना सुपर पावर बनने के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। कौन से है वो 5 पॉइंट? चलिए बात करते हैं। मेरे हिसाब से, मेरी समझ से, पहला तो इकोनॉमिक है। किसी भी देश की तरक्की के लिए उसका आर्थिक स्थिति होना और बेहतर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला मैं इकोनॉमिक करूँगा, दूसरा डिफेंस, तीसरा तकनीक, चौथा पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक स्थिति, और पांचवा संस्कृति। ये 5 चीज़ अगर किसी देश का बेहतर है और अगर वो उस पर ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है सुपर पावर बनने के लिए। संस्कृति, किसी देश की संस्कृति क्या होती है? किसी भी देश की संस्कृति उस देश के लोगों की पहचान होती है। संस्कृति जितना पुराना हो, जितना बड़ा हो, जितना बेहतर हो, उस देश के लोग उससे ज़्यादा बेहतर पहचाने जाते हैं। और हमारी देश की संस्कृति तो बहुत पुरानी है और बहुत महान है। हमारी संस्कृति करीब करीब 5000 साल पहले की है, 5000 साल पुरानी है। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है लोगों के रहन सहन का अंदाज, आचार विचार, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका जीवन जीने की शैली कैसी है, उनके शादी ब्याह के रीति रिवाज क्या हैं, जन्म मरण, उन पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ संस्कृति के अंतर्गत आती है। और हमारी संस्कृति 5000 साल पहले की है। यस, हमारी संस्कृति 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। संस्कृति और सभ्यता किसी देश को एक अलग पहचान देती है और ये पहचान उस देश को या उस देश के लोगों को एक अलग रुतबा समाज में, दुनिया में एक अलग पहचान देती है, जिससे वो बेहतर पहचाने जाते हैं। हमारी संस्कृति बहुत अलग है, बहुत महान है, बहुत पुरानी है। आपको तो पता ही होगा हमारे देश की संस्कृति में, जैसे हम लोग एक फैमिली में रहते हैं, हमारे माँ बाप साथ में रहते हैं, हम लोग भाई बहन के साथ रहते हैं, हम लोग नाते रिश्तेदार के बीच में रहते हैं। उनके बीच में संवाद स्थापित करना क्या भाव है हमारा, ये हमारी संस्कृति बताता है। हम शादी ब्याह कैसे करते हैं, हमारा जन्म मरण में हमारी रीति रिवाज क्या है, ये सारी चीज़ हमारे संस्कृति के अंतर्गत आती है। और सभ्यता,
सभ्यता तो हमारी और भी पुरानी है। ये सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग फॉलो करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के बाद की है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद का नवीनीकरण समझ लीजिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, जब हमारे वेदों की रचना हुई थी। और वही संस्कृति, वही सभ्यता हम लोग आज भी फॉलो करते चले आ रहे हैं। सभ्यता क्या होता है? सभ्यता जैसे हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, लोगों के बीच में हम कैसे संवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, रहने सहने का ढंग, ये क्या है, ये सब संस्कृति के अंतर्गत, सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता बहुत पुरानी है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले साल हमारे देश में G20 हुआ है। उसका जो थीम था वो वसुधैव कुटुंबकम था। ये हमारी संस्कृति कहलाती है और ये बहुत पुरानी है। हम लोग अपने देश में किसी भी मेहमान को अतिथि नहीं, हम लोग भगवान समझते हैं। ये हमारी संस्कृति है और ये बरसों पुरानी है। प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये हमारी संस्कृति है। आपको तो पता ही होगा, आज के डेट में दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो नमस्ते और प्रणाम, ये दोनों एक इंटरनेशनल अभिवादन बना चुके हैं। ये सभ्यता और ये संस्कृति हमारे देश भारत के अंतर्गत है। ये भारत की संस्कृति है, जिसे आज दुनिया के तमाम देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, जो उनके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी हाथ जोड़ के आज के डेट में नमस्ते प्रणाम करते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति है। बहुत महान, बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता से हम लोग आज तक उसको प्रेरित हैं और करते आ रहे हैं। तो मान के चलिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है बहुत पुरानी, और इस मामले में हम ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा आता है राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक पावर। किसी भी देश की राजनीतिक पावर मतलब उसकी सरकार कितनी मजबूत है, वो फैसले कैसे लेती है, वो कितना कड़ा फैसला ले सकती है, उसको जनता का कितना समर्थन है, जनता का कितना भरोसा है उस पर। ये सारी चीज़ें एक किसी भी सरकार के बहुत ज़्यादा जरूरी होती है सरकार के लिए। उसे ये तय करना होता है कि अगर हम सरकार जनता के बीच में हैं और जनता के समर्थन से हैं, तो हमें ऐसे कार्य करने हैं जो हमारे देश के भलाई के लिए हो, जनता के भलाई के लिए हो। और ये आपको ये बताने में कोई संकोच नहीं, आपको भी पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज के डेट में हमारी जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है। वैसे तो गठबंधन की सरकार है, पर जो मेन मुख्य पार्टी है बीजेपी, उसे अकेले इतना बहुमत है कि वो सरकार चला सकती है। बावजूद इसके वो गठबंधन में चला रही है, और इस वजह से उसके जो फैसले हैं, उसके जो निर्णय हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कड़े हैं, कड़क हैं, ताबड़तोड़ फैसले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में 370 धारा का हटना। पिछले 70 साल से ये धारा कश्मीर में लगी हुई थी। ना जाने इस बीच भारत में कितनी ही सरकारें आई और गई। कुछ तो अकेले बहुमत वाली सरकार भी थी और बाकी गठबंधन की सरकार थी। किसी ने यह हिम्मत नहीं की, किसी ने यह जहमत नहीं उठाया कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाया जाए। लेकिन ये सरकार, जो वर्तमान सरकार भारत की है, उसे चूंकि स्पष्ट बहुमत जनता की तरफ से है, पूरा जनादेश है, इस वजह से वो कड़े फैसले ले पा रही है कि वो 370 जैसे वो एक धब्बा, एक दाग था भारत के ऊपर। ये जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की ये जो धाराएं थी, इसके अंदर जो क्लॉजेस थे, वो भारत में रहकर भी भारत से अलग था। किसी भी सरकार ने, वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पे हाथ लगाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे यह डर था कि अगर मैं जम्मू कश्मीर का इस मुद्दा को हल करने की कोशिश करूंगा तो देश में जो भूचाल आएगा। जो 370 धारा के समर्थक हैं, वो लोग जो इसका विरोध करेंगे, तो उसको यह सरकार संभाल नहीं पाएगी। इस वजह से कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, गठबंधन की सरकार रही हो, या जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने 370 धारा को हाथ लगाने की जहमत नहीं की, चाहे उसे पूरा समर्थन हो, पूरा जनादेश हो या नहीं हो। लेकिन आज की वर्तमान सरकार, जिसे पूरा समर्थन और जनादेश प्राप्त है, उसने इस मुद्दे को न सिर्फ हाथ लगाया बल्कि इसे हटा दिया। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Constitution of India
in its entirety to the state of Jammu and Kashmir is that the constitution of the state is inoperative. भारी विरोध हुआ भारत में। कितनी ही राजनीतिक पार्टियां ने तरह तरह की धमकियां लगाई, दबाव दिया, इस सरकार के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए, विरोध किया, लेकिन ये सरकार इस वजह से, चूंकि इनके पास एक जनादेश था, उन्होंने किसी भी दबाव, किसी भी विरोध का परवाह नहीं किया और उसने देश हित में फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से 370 धारा को रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये देश के अंदर की बात है, ये एक मजबूत सरकार की निशानी है। अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आइए। अभी 1.5-2 साल पहले से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध में सारी दुनिया यूक्रेन के साथ थी, रूस के खिलाफा थी। कुछ देश थे जो रूस का सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें एक हमारा प्यारा देश भारत भी था। भारत पर अमेरिका और यूरोप की कई शक्तिशाली अमीर देश दबाव बना रहे थे कि आप रूस का साथ मत दीजिए, रूस का विरोध करिए, ये बोलिए कि रूस यूक्रेन पे अटैक करके बहुत गलत कर रहा है, आप रूस का विरोध कीजिए और उससे कोई व्यापार नहीं कीजिए। आप जो पेट्रोलियम ले रहे हैं रूस से, उसको बंद करिए, आप नहीं लीजिए। लेकिन यहाँ भारत सरकार ने सारे दबाव, सारे विरोध को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उसके देश के लोगों के हित के लिए यह बेहतर फैसला था, उसने रूस के सरकार के साथ करार किया। न सिर्फ तेल लिया, पेट्रोल लिया, बल्कि कई ऐसे व्यापार किए जो उसके न करने के लिए ऊपर से विरोध था, ऊपर से दबाव था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और उसने रूस के साथ व्यापार करना जारी रखा। ये होती है एक मजबूत सरकार। मजबूत सरकार अगर होती है तो वो जनता के हित के लिए किसी भी विरोध का सामना करने को तैयार होती है। तो ये एक मजबूत सरकार की निशानी है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है, एक मजबूत और स्थिर सरकार, राजनीतिक स्थिति। तो हमारा देश आज की स्थिति में, मैं आने वाले कल और बीते हुए कल की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि यह सरकार की जो संभावनाएं हैं, जो देश का जो माहौल है, उसमें लग रहा है ये सरकार अभी आगे भी रहेगी और काफ़ी दिनों तक रहेगी, जो कि एक अच्छी बात है इस देश के लिए, क्योंकि ये सरकार उस तरह के फैसले ले रही है जो देश हित में हो और जनता के हित में हो। तो ये सरकार अगर रहती है तो आप मान के चलिए कि देश पर किसी भी तरह का कोई दबाव ये सरकार नहीं लेगी। मतलब राजनीतिक स्तर पर ये देश और ये सरकार काफ़ी अच्छी है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, एक सांस्कृतिक, एक राजनीतिक, और दोनों ही मामला में आज के डेट में भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तीसरा पॉइंट मेरा है तकनीक। एक समय था जब भारत को तकनीक के मामला में कुछ पता नहीं था, कोई इस तरह का हमारे पास ना वैज्ञानिक थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इस तरह के कोई साधन थे कि हम खुद से खोज कर सके, आविष्कार कर सके। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में हमारे यहाँ एटॉमिक टेस्ट हुआ, परमाणु परीक्षण हुआ। परमाणु परीक्षण तो हमारे देश ने कर लिया था, लेकिन एनर्जी सेक्टर के लिए परमाणु प्लांट लगाने का टेक्निक हमारे देश के पास नहीं था। एटॉमिक सेक्टर जिससे हम बिजली पैदा कर सके, उस तरह का निर्माण करना भारत के स्थिति में नहीं थी। मतलब भारत के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं था जिससे भारत एटॉमिक प्लांट लगा सके। ये टेक्निक अमेरिका के पास था, यूरोपियन कंट्री के पास था, लेकिन किसी ने भारत की मदद नहीं की, उल्टा सैंक्शन लगाया। एटॉमिक टेस्ट जब हमारे देश ने किया तो कई तरह के सैंक्शन हमारे देश के ऊपर लगे। तो टेक्निक देने की बात तो दूर, उल्टा सैंक्शन लगा। वो स्थिति से भारत गुजरा है। वो तो भला वो रूस का, जिसने हमें समय पर एटॉमिक प्लांट लगाने के लिए न सिर्फ तकनीक दी बल्कि खुल के मदद भी किया। आप समझ सकते हो रूस हमारा कितना पुराना साथी और कितने ही बुरे समय में हमारे काम आया है। तो ये एहसान या ये मदद हम रूस का अभी तक मानते हैं। उस स्थिति में तो हम उस समय से गुजरे। आपको तो याद होगा जब एक एलिट क्लब होता था यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में, जो लोग स्पेस में जाते थे, स्पेस में रॉकेट भेजते थे, स्पेसशिप भेजते थे, स्पेस पर रिसर्च करते थे, तो उन लोग का एक एलिट ग्रुप हुआ करता था। तो बहुत साल पहले की बात है, वो लोगों ने एक कार्टून निकाला था
जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि एक कमरे में अमीर देश, यूरोपियन अमेरिकन देश के लोग बैठे हैं और बाहर में, गेट के बाहर भारत की तरफ से एक आदमी बैल को लेकर दरवाज़ा नॉक कर रहा है। मतलब वो भारत ये बताना चाह रहा है कि हम भी इस एलिट क्लब में आना चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्री ये शो कर रहा था कि भारत एलिट क्लब में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो गाय भैंसों तबेलों का देश है, सांप सपेड़ों का देश है। ये हमारे साथ बैठेगा तो हमारी बेइज्जती होगी। इस स्थिति को भी भारत ने देखा है, उस स्थिति को उस समय से गुजरा है। एक समय था, मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा तकनीक के मामला में हमारा देश भारत दुनिया के सारे देशों से पहले ही तकनीक प्राप्त कर चुका था। जी, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये आज़ादी के बाद का जो सिस्टम चला आ रहा है, जो आज तक है, जो जियोपॉलिटिकल चल रहा है, या फिर जो एक ऑर्डर, एक टॉप लिस्ट का ऑर्डर, जो सबसे पहले अमेरिका है, फिर वो 5-4 कंट्री हैं जो यूएन में अस्थायी सदस्य हैं, या फिर जो यूरोपियन अमीर देश लोग हैं, वो सारे लोग भारत को कभी वैल्यू किए ही नहीं। कभी भारत को उस निगाह से नहीं देखा कि भारत एक सुपर पावर बन सकता है। तो आज़ादी के बाद तो बात सही है, हमारा देश थोड़ा कठिन स्थिति से गुजरा है। तो तकनीक आज के डेट में, आज की बात तो मैं बताऊंगा, पहले मैं ये बता दूं कि तकनीक के मामला में हमारा देश बहुत प्राचीन समय से, ईसा पूर्व जब डेट का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय से हमारे देश में तकनीक की खोज होती रही है और हो चुकी थी। आर्यभट्ट, नागार्जुन, ये हमारे प्राचीनतम वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट कौन नहीं जानता उनको, शून्य का आविष्कार उन्होंने किया। वो भौतिक, रसायन, ज्योतिषाचार्य के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आप लोगों को शायद पता होगा कि पृथ्वी जो अपने धुरी पे जो गोल गोल घूमती है, इसकी खोज हमारे देश के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। वो काफ़ी पुरानी बातें हैं, ईसा पूर्व की बातें हैं। नागार्जुन जो हमारे देश के प्राचीनतम वैज्ञानिक हैं, वो रसायन शास्त्र और ज्योतिषाचार्य के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने रसायन शास्त्र पर कितनी सारी ऐसे खोजें की हैं जो असाध्य रोग, जो ऐसे बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, रसायन शास्त्र पढ़ के, उससे खोज करके कई ऐसे औषधि, ऐसे दवाई बनाई जो असाध्य रोगों के लिए काम देता था। ये बहुत पुरानी बातें हैं। और भी ऐसे कितनी ही ऐसी खोजें हैं, अगर मैं वो सारा बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो हमारे देश में तकनीक बहुत पुरानी चीज़ है। ये और बात है कि बीच में कुछ ऐसी पीढ़ियाँ आई, कुछ ऐसे स्थितियाँ बनी कि उस तकनीक को हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके, उस पर खोज नहीं कर सके। बहुत सारी त्रासदी हमारे देशों के बीच में झेला। लेकिन तकनीक के मामले में हमारा देश पीछे नहीं था, बहुत आगे था। सारी दुनिया हमारी देश की ही तकनीक को फॉलो करके आज आगे बढ़ी है। और आज के डेट में भारत बहुत पीछे नहीं है। मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में तकनीक के मामला में भारत का आज के डेट में 6th पोजीशन है, 6ठा पोजीशन है। एक समय था जब अंतरिक्ष में कोई रॉकेट भेजना हो, कोई किसी तरह का कोई रिसर्च, कोई खोज करना हो, तो हमें रूस की मदद लेनी पड़ती थी। आप लोगों को पता है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, रूस की मदद से हम लोगों ने शुरू में कितने ही, पहला जो हमारा आर्यभट्ट करके जो हमारा उपग्रह था, वो रूस की मदद से गया था। उसमें हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं था। लेकिन स्थितियाँ बदली, समय बदला, और आज के डेट में हमारा देश एक साथ 100 से ज़्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजता है, और वो भी स्वदेशी तकनीक से, बिना किसी देश की मदद से, बिना किसी के टेक्निक के मदद से, अपने से खोज करके उन्होंने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा खोज किया, ऐसा निर्माण किया टेक्निक का, कि खुद के बनाए टेक्निक से हम 100 से ज़्यादा रॉकेट एक बार में अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। न सिर्फ खुद का, बल्कि दुनिया के और भी कई सारे देशों का, यहाँ तक कि अमेरिका का भी। जी हाँ, अमेरिका का भी रॉकेट आज के डेट में हम अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे चंद्रयान हमारा चंद्रमा के उस हिस्से पे गया
जहाँ तक आज तक दुनिया का किसी देश ने भी वहाँ पे किसी तरह का लैंडिंग नहीं किया था। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये खोज किया, ये निर्माण किया, ये सुनिश्चित किया कि हमारा स्वदेशी तकनीक साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर हम अपना एक चंद्रयान लैंड करा सके। ये हमारी स्वदेशी तकनीक की वजह से संभव हुआ है। तो तकनीक के मामले में हम आज बहुत पीछे नहीं। हाँ, ये और बात है कि इस पर भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, हमें भी और भी आगे जाना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम तकनीक के मामला में एकदम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सुपर पावर बन गए हैं। नहीं, अभी वैसा नहीं है। अभी बहुत सारे चीज़ हमें चाहिए। प्रयास कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक लगे हैं, खोज हो रहा है, सरकार पूरा सहयोग कर रही है। ये सारी चीज़ें आज के डेट में हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम अमेरिका, रूस, चीन इनके मुकाबले खड़े हों, या ये भी पॉसिबल है उनसे आगे निकल जाए, कौन जानता है। प्रार्थना कीजिए और उम्मीद करिए, संभावनाएं हैं। तो टेक्निक के मामले में भी हमारा देश आज के डेट में पीछे नहीं है। 3 मुद्दा पर मैंने आपको बताया कि हमारे देश की संभावनाएं ज़्यादा है सुपर पावर बनने की। चौथा, सैन्य शक्ति। हाँ, ये एक जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। किसी भी देश को, वो चाहे जितना भी अमीर हो, टेक्निक के मामला में जितना भी ऊपर हो, एडवांस हो, लेकिन जब तक किसी देश की सेना अपने देश की सीमाओं और अपने देश के लोगों का रक्षा नहीं कर पाती, तब तक उस देश का सुपर पावर बनने का जो अरमान है, जो संभावना है, वो बहुत कम होती है। अब सपोज करिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज के डेट में अंदर से परिपूर्ण है, उनके पास पैसा है, टेक्निक है, संस्कृति भी है, राजनीतिक पावर भी है, लेकिन वो देश पैसा के मामले में बहुत पीछे है, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। तो वो देश पैसा और सैन्य डिफेंस के कारण अपने देश की उस हद तक रक्षा नहीं कर सकता है जितना एक सुपर पावर देश को करना चाहिए। मुझे कहने में बड़ा खुशी हो रहा है, कोई संकोच नहीं है, कि हमारे देश की जो सेना है वो एकमात्र ऐसी सेना है जो किसी सरकार के लिए वो लड़ाई नहीं करती, वो सरकार के लिए काम नहीं करती, किसी संस्था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती। हमारी देश की सेना देश के लिए काम करती है। देश की सीमा, देश के लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आपको याद होगा, हमारे देश ने आज़ादी के बाद करीब 5-6 लड़ाइयाँ लड़ी, 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 4 पाकिस्तान से, 1 नहीं 2 लड़ाइयाँ चाइना से। एक तो 62 वाला सभी जानते हैं, एक 67 की लड़ाई भी चाइना से हमारी हुई है, जिसमें हमने जीता था, चाइना को भगाया था, अपने सीमा से बाहर धकेला था, उसे बाहर भगाया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं उस पर वीडियो बनाओ तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए। मैं उस पर भी एक वीडियो पूरा विस्तार से बनाकर आपको बताऊंगा कि 67 की लड़ाई कब हुई, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी और उसमें क्या क्या हुआ था, मैं उस पर भी आपको बताऊंगा। लेकिन मुख्य तौर पर हमारे देश ने 5 लड़ाइयाँ लड़ी, 4 पाकिस्तान से, 1 चाइना से, वो 62 वाला। 62 की लड़ाई हम हार गए थे। बहुत सारी उसकी वजह थी, बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, मैं उसके डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा। 4 लड़ाइयाँ पाकिस्तान से हमने जीती है। असल में हमारी देश की जो नीयत है, हमारे देश का जो परंपरा कहिए, वो स्वभाव कहिए, वो युद्ध वाली नहीं है। हमारा देश शांति प्रिय देश है। हम युद्ध नहीं करना पसंद करते, हम युद्ध नहीं करते हैं। हाँ, युद्ध अगर हम पे थोपा जाएगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। हम चाइना का 62 वाला भी लड़ाई जीत सकते थे, जीत जाते। खैर छोड़िए, वो तो जो बीत गया बात गया, कुछ कमियां हुई हमारे तरफ से जिस वजह से उस लड़ाई को हमने गंवा दिया था। तो चलिए उसको छोड़िए। तो वो 4 लड़ाइयाँ और प्लस ये 5 और एक 67 वाला, 6 लड़ाइयाँ हमारे देश ने लड़ी, और लड़ी ही नहीं है, काफ़ी बहादुरी से लड़ी हैं, दुश्मन को खदेड़ के भगाया है और हमारे देश के लोगों और सीमा की रक्षा भी किया है। अक्साई चीन की बात एक अपवाद है,
उसको छोड़िए, वो तो वो हमारे हाथ से निकल गया था, उस समय की बातें थी, वो राजनीतिक बातें थी, उसको छोड़िए, मैं उस पर अभी बात नहीं करूँगा। लेकिन सैन्य शक्ति की जहाँ तक बात है, आज विश्व में भले रिकॉर्ड में हमारे देश की सेना को चौथा स्थान मिला हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे देश की जो सेना है वो 4 नंबर की सेना नहीं है, वो 1 नंबर की सेना है। आप में से बहुत लोग को ये सुन के आश्चर्य होगा और कहेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी ही सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसमें हमारी देश की सेना को चौथा पोजीशन मिला है और मैं आपको पहला नंबर बता रहा हूँ। है, इसका वजह है, इसका एक कारण है, मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। असल में आप ये देखें, किसी देश की सैन्य शक्ति को कैसे मापते हैं, क्या क्या तरीका क्या है, क्या ऑप्टिमा है, क्या ऐसा क्या है जिससे हम ये समझें कि उस देश की सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत बड़ी है, विशाल है। कैसे? जनरली जो इंटरनेशनल फोरम पे जो लिस्ट तैयार होता है और उनका जो तरीका होता है किसी देश की सेना की ताकत को नापने का, वो असल में उसकी देश की सेना की संख्या, हथियारों की संख्या, इन सभी चीज़ों को देख कर बनाया जाता है। लेकिन ये संख्या युद्ध के मैदान पे काम नहीं आता। युद्ध के मैदान पे आपका युद्ध कौशल, आपका हिम्मत, आपका जज्बा, ये काम आता है। और इस मामला में आप यकीन करिए दोस्तों, हमारे देश की सेना सुपर है, सुपर पावर है। जब हमारी देश की सेना अगर ठान ले तो अमेरिका को भी हरा सकती है। हाँ, ये और बात है कि अमेरिका के पास साधन ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, उनके पास पैसा ज़्यादा है। इस वजह से वो दूसरे किसी भी देश को एक और कारण भी है ना, असल में अमेरिका इतने दिनों से वो नंबर 1 का खिताब पे बैठा है कि उसके दुश्मन देश या उनके विरोधी देश के दिमाग में यह पहले से ही आ जाता है कि वो एक सुपर पावर है, उससे हम जीत नहीं सकते। तो ये भावना जो पहले ही अगर किसी के दिमाग में आ जाए तो आधा लड़ाई तो वो वहीं हार जाता है। लड़ाई आप तभी जीतोगे ना जब आप ये मान के चलोगे कि हम लड़ाई को जीत सकते हैं। आप पहले ही से ये मान के चल रहे, अरे वो तो अमेरिका है, उसके पास इतना बड़ा बड़ा हथियार है, इतना नए नए टेक्नोलॉजी का हथियार है, उसके पास इतना विशाल सेना है, उससे हम कैसे जीतेंगे। तो ये अगर आप पहले से सोच लोगे तो आधी लड़ाई तो आप वहीं हार गए, फिर आप वहाँ क्या जीत करोगे। लेकिन चलो कुछ हद तक या कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि अमेरिका ठीक है, उसके पास बहुत विशाल सेना है, नए नए टेक्नोलॉजी है, उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो वो किसी भी देश को तुरंत नेस्तनाबूद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, ये बात है। तो चलिए अमेरिका को मैं 1 नंबर पे मानता हूँ। दूसरे नंबर पे रूस की सेना को टॉप माना जाता है। मैं मानता हूँ कि रूस की सेना भी है, बहुत मजबूत सेना है आज के डेट में। अमेरिका के बाद अगर उसका स्थान है, उसका नंबर है, तो वास्तव में उसके पास ऐसा कुछ है तभी तो उसको दूसरा नंबर मिला है। चलिए, लेकिन रुकिए, अभी आप देख रहे होंगे रूस पिछले 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में है, अच्छा से लड़ाई कर रहा है, पूरी तरह हावी है। उसने यूक्रेन को आज के डेट में करीब बर्बाद कर दिया है, लेकिन जीत नहीं पाया है। छोटा सा देश यूक्रेन, जो कभी उस देश का ही हिस्सा था। तो सोवियत संघ के समय में यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था। सोवियत संघ टूटा, यूक्रेन अलग हुआ, छोटा सा रूस के मुकाबले आज भी यूक्रेन का कोई हैसियत नहीं है। फिर भी 2 साल से उसने रूस को उलझा के रखा है। कैसे मैं मान लूँ कि वो दूसरे नंबर की सेना उसके पास है। खैर चलिए, उसके पास है, टेक्निक है और बहुत विशाल सेना उसका भी है, बहुत पुराने समय से वो चला रहा है, मैं मानता हूँ। लेकिन आज के डेट में वो इतना प्रासंगिक नहीं रह गया। रूस की सेना को मैं 2 नंबर के पोजीशन के लायक सेना नहीं मानता। तीसरे नंबर पर चाइना चाइना, क्या बात करूँ मैं। चाइना, मैं आपको बताऊं, पिछले 100 साल में चाइना ने करीब 7, 8, 9, 10 युद्ध लड़ा है पिछले 100 साल में।
और आपको जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ एक लड़ाई उसने जीता है चाइना, सिर्फ एक युद्ध, एक लड़ाई जो दूसरे देश के साथ हो रहा है, उसने एक लड़ाई सिर्फ जीता है। और दुर्भाग्य से वो हमारा ही देश भारत है, सिर्फ हमारे देश से उसने जीता। वो अलग बात है कि हमारी गलत नीति, गलत सोच, गलत प्लानिंग, गलत स्ट्रेटेजी, इस वजह से हम हार गए। लेकिन रिकॉर्ड उठा के अगर आप देखोगे तो हार है, हार तो हम गए थे, चाइना से तो हम हारे हैं, चाइना हमसे जीता है। वही एक जीत चाइना पिछले 100 साल में, आप इतिहास उठा के देख लो, आप गूगल करके देख लो, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा। चाइना पिछले 100 साल में सिर्फ एक लड़ाई हमसे ही जीता है। और रही उसके पास, ठीक है, उसकी सेना बहुत विशाल है, हमारे देश की सेना से भी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ विशाल संख्या काम नहीं आता। आप लोग को तो पता ही होगा, पिछले 2-3 सालों में चाइना के विशाल सेना को हमारे सेना के छोटे छोटे टुकड़ियों ने क्या हाल किया है। वो डंटों से, लाठियों से मार मार के उसको भगाया है, अपने सीमा से भगाया है। वो गलवान की घटना कौन भूल सकता है, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और चाइना के लगभग 100 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। भले ये रिकॉर्ड में ना आए, वो देश ना माने, लेकिन दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिन्होंने यह खुलासा किया कि गलवान की लड़ाई में चाइना के 100, किसी देश ने तो 150 सैनिकों की बात की है कि हमारे अगर 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो चाइना के 150 सैनिक शहीद हुए। ऐसा हमारे देश ने नहीं कहा। विदेशों के कितने ही सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने यह कबूल किया, जिन्होंने यह खुलासा किया, उनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। और रही बात चाइना की सेना की, तो मैं आपको बताता चलूँ, चाइना की सेना का पिछले आप 60-70 सालों से उठा के देख ले रिकॉर्ड, किसी देश में उस सेना का कोई टुकड़ी, किसी तरह का कोई छोटा युद्ध, कोई झड़प नहीं जीता उन्होंने। उनके जो हथियार हैं टेस्टेड नहीं है। जिस देशों को वो हथियार बेचता है, जैसे पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, बर्मा हुआ, अफ्रीकन कंट्री हुआ, जिस देश ने चाइना से हथियार खरीदा, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, मिसाइल हो, बम हो या दूसरे तरह के हथियार हो, जितने भी हथियार लोगों ने खरीदा दूसरे देशों ने, वो आज के डेट में पछता रहे हैं। सभी का कहना है कि ये हथियार चलते नहीं हैं, ये समय पे फेल हो जाते हैं, ये काम नहीं आते, ये उनका जहाज उड़ता हुआ ताबूत है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारा देश नहीं कह रहा, ये वो देश कह रहे हैं जिन्होंने चाइना से कभी खरीदारी की थी, फाइटर प्लेन की, मिसाइल की, बम की। पाकिस्तान तो सीधा इसका एक उदाहरण है। आप उठा के देख ले, पाकिस्तान के पिछले 6-7 महीना के अंदर उनके सेना के अधिकारियों ने बताया, स्टेटमेंट दिया है। अब आप देखें, एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। वो डिफेंस सेक्टर के लिए हर देश अपने अंदर एक रडार रखता है कि अगर दुश्मन देश से कोई मिसाइल, कोई फाइटर प्लेन अगर हमारे देश के एरिया में आता हो तो ये रडार उसे डिटेक्ट करता है, पकड़ता है। पाकिस्तान के पास जो इस तरह का रडार है उन्होंने चाइना से लिया है और अपने देश की सीमाओं पर जो भारत से सटी सीमाएं हैं उससे लगा के रखा है। आपको पता होगा कि पिछले साल भारत की तरफ से गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गया था। वो उसमें वार हेड नहीं था, उसमें कोई बारूद नहीं था, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जहां वो फायर होकर गिरा कोई नुकसान, कोई हानि, कोई क्षति नहीं हुई, बट वो मिसाइल तो फायर हुआ और चाइना का दिया हुआ रडार जो पाकिस्तान यूज़ करता है उसको भेदते हुए पाकिस्तान के अंदर जाके गिरा। बोलो, और वो पाकिस्तान का रडार जो उन्होंने चाइना से लिया था वो पकड़ नहीं सका, डिटेक्ट नहीं कर सका। इसकी भारी बेइज्जती पाकिस्तान और चाइना दोनों महसूस कर रहे थे। कितने समय तक ये चर्चा का विषय था, टीवी पे, अखबार में इस पे चर्चा होता था। कि ये देख लो, भारत के ब्रह्मोस जो विदाउट वार हेड था, ऑफिशियली उसमें कोई वो नहीं लगा था, वो बारूद वगैरह नहीं था, लेकिन मिसाइल तो फायर हुआ। वो मेटल था उसमें, जो उसका बाकी का स्ट्रक्चर होता है वो तो गया पाकिस्तान में।
और न सिर्फ गया बल्कि रडार को फेल करते हुए उसके काफ़ी अंदर जाके गिरा। एक छोटा सा उदाहरण, अभी म्यांमार में का रिपोर्ट कुछ दिन पहले का आया था। म्यांमार की सेना जो चाइना से फाइटर प्लेन लिया था वो उड़ नहीं रहा है। उन्होंने ओपन बताया कि ये फाइटर प्लेन नहीं है, वो कबाड़ है। तो इस तरह के, प्लस चाइना के जो हथियार है वो कहीं टेस्टेड भी नहीं, वो किसी युद्ध में किसी लड़ाई में कभी टेस्ट नहीं हुए। तो मुझे तो शक है, मैं नहीं मानता कि चाइना की सेना दुनिया के तीसरे नंबर की सेना है, मैं नहीं मानता। आपका क्या मानना है ये कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो इस लिहाज से मैं अपनी देश की सेना को नंबर 1 अभी के डेट में न कहूँ तो नंबर 2 पर रखूँगा या नंबर 1 के समकक्ष रखूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी देश की सेना बहुत मजबूत है, वो नंबर 1 के लायक है, हकदार है। थोड़ा वेट करिए, भगवान न करे कि हमारी सैन्य शक्ति को परखने और जांचने का मौका हमारे देश को मिले, क्योंकि युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं युद्ध का वकालत नहीं कर रहा और न मैं चाहता हूं कि युद्ध हो हमारा देश का किसी के साथ। बट जो सिनारियो बन रहा है, जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भविष्य में कभी हमारे देश को युद्ध लड़ना पड़े। तो ये तो साबित हो जाएगा कि चाइना हमारे देश के सेना के सामने कुछ नहीं है। तो आप मान के चलिए सुपर पावर बनने की राह में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और काफ़ी बेहतर चीज़ है कि हम कल के डेट में अमेरिका का मुकाबला कर सकें। तो सैन्य शक्ति के मामला में आज के समय में हमारा देश बहुत पीछे नहीं है, बहुत आगे है। और अंत में जो सबसे बड़ी चीज़, 5वां मुद्दा, वो है इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र, आर्थिक स्थिति किसी भी देश की। ये तो आपको पता होगा कि पैसा ही सब चीज़ है। आप लोग ऐसे भी देखते होंगे, हम लोग अपने समाज में रहते हैं, अपने गली मोहल्ले में रहते हैं। हमारे गली मोहल्ले में जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा होता है उसको हम लोग ज़्यादा सम्मान देते हैं, उसका ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो आदमी हमसे, दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा संपन्न होता है, उसके पास साधन ज़्यादा होता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक यही चीज़ हमारे देश के साथ भी लागू होता है। जिस देश के पास ज़्यादा पैसा है उस देश को पैसा कमाने का स्रोत ज़्यादा है। कोई देश के पास पैसा किस तरीक़े से, तो टैक्स से होता है। दूसरा, अगर वो व्यापार करता है, अपने देश की बनी चीज़ें दूसरे देशों को बेचता है, इससे उसके पास पैसा आता है। बहुत सारे कारण हैं पैसा आने का, मैं वो सब बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः मैं मेन पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति किसी भी देश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो देख रहे होंगे पूरे विश्व में अभी जिस तरह से आर्थिक मंदी चल रहा है, कुछ तो युद्ध की वजह से है, कुछ देश अपने खराब नीति की वजह से है, कुछ देश की एक्सपोर्ट नहीं है, कुछ देश में अराजकता है, कहीं गृह युद्ध है। इन सारे वजह से बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके अंदर आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अच्छे देश हैं, मजबूत देश हैं, वो पैसे वाले देश। यहाँ तक कि अमेरिका भी आज के डेट में आर्थिक मंदी का शिकार है। यूरोप की कितनी ही ऐसे देश हैं जो आज के डेट में आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या इटली, क्या यूके, ये सारे देश आज के डेट में बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। पैसे के मामले में इनकी जीडीपी गिरती जा रही है, इनकी जीडीपी बढ़ने के बजाय सिकुड़ रही है। आप उठा के देखें इनका जो चार्ट आता है कि इस 3 महीना पे आर्थिक स्थिति जीडीपी का क्या है। तो कोई देश 2% के रफ्तार से बढ़ रहा है, कोई 1.5% के रफ्तार से बढ़ रहा है, कोई 3% के रफ्तार से बढ़ रहा है। चाइना जो इतना बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर है अमेरिका के बाद, उसकी भी आर्थिक विकास दर आज के डेट में बहुत ही कम है। अगर यही रफ्तार रहा तो इन सारे देशों का जीडीपी बढ़ने के बजाय घट जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। लेकिन वहीं हमारा देश भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सब लोग, आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। अभी पिछले तिमाही का रिकॉर्ड आया है, 7.8 की रफ्तार से हमारी देश की जीडीपी बढ़ रही है। बताओ, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब पूरी दुनिया मंदी के शिकार में है, मंदी की तरफ जा रही है, ऐसे में सिर्फ हमारा ही एक इकलौता देश पूरे दुनिया में जिसकी आर्थिक विकास की दर 7.8 यानी बहुत ही अच्छा है। अभी आपको पता होगा, अभी आप ताज़ा खबर है,
अभी सेंसेक्स फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे देश की सेंसेक्स ने 70,000 का आंकड़ा पार किया है। मतलब क्या हुआ इसका? 70,000 पॉइंट का आंकड़ा पार करने का मतलब हमारे देश में विदेश से या भारत के अंदर से बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना रोजगार शुरू किया है। रोजगार शुरू करने से उनका जो शेयर मार्केट है वो सेंसेक्स में आता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसको वो बेच रहे हैं, उसका क्या रिस्पांस मिल रहा है, प्रोडक्ट कितना बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, ये सारा चीज़ उनको वो सेंसेक्स के थ्रू पता चलता है, शेयर मार्केट के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का शेयर भी मार्केट में रिलीज़ करती हैं। तो ये सारा डाटा सेंसेक्स में पता चलता है। तो 70,000 से ज़्यादा का पॉइंट छूना हमारे देश की सेंसेक्स को ये बताता है कि हमारे देश में आज की डेट में न सिर्फ बहुत सारी फैक्ट्रियां खुली हैं, चल रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां पाइपलाइन में है जो आने वाले 3-4 साल 5 साल के अंदर में न सिर्फ फैक्ट्रियां लगाएंगी बल्कि रोजगार को बढ़ाएंगी। एप्पल दुनिया का नंबर 1 फ़ोन कंपनी, वो चाइना से उठ के हमारे देश में आ रही है। फॉक्सकॉन दुनिया की नंबर 1 फैक्ट्री जो एप्पल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो चाइना में सबसे बड़ा उसका फैक्ट्री था, वो वहाँ से उठ के हमारे देश में आ रहा है। टेस्ला कार, एलन मस्क का दुनिया का नंबर 1 आदमी, वो टेस्ला, वो फैक्ट्री हमारे देश में लगाने जा रहा है। अभी तक ये हुआ नहीं है। ये 70,000 का सेंसेक्स जो गया है वो इन सब चीज़ों के बगैर गया है। अब सोचिए, जब इस तरह की बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी नंबर 1 कंपनी हमारे देश में प्लांट लगाए, उनका MOU साइन हो चुका है, वो लोग प्लांट लगाने के लिए तैयार है। 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर ये सारे कंपनियों के प्लांट यहाँ लग जाएंगे, फैक्ट्री लग जाएंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी। तो इससे न सिर्फ देश का टैक्स बढ़ेगा बल्कि हमारे देश के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि आज की स्थिति में हमारा देश आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा है, पीछे नहीं है। और आने वाला समय का ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि हमारे देश एक आर्थिक सुपर पावर भी बन सकती है। जब हम आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे तो बाकी चीज़ों में सुपर पावर बनने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि मैंने कम शब्दों में पूरी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको जो विचार हैं, अगर कुछ कहना हो, कोई सुझाव है या आपके अपने पसंद के टॉपिक पर अगर मुझसे आप कोई चर्चा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर से बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपके सब्जेक्ट पे, आपके टॉपिक पर मैं आसान भाषा में एक वीडियो बनाऊँ और आप तक या दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।